प्यारे बच्चों, आज हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया था, बर्फ़ और पानी को मिक्स करने वाले प्रॉब्लम्स, और मैंने आपको बताया था कि उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। आप चाहें तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझने में मदद मिलेगी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था हमें कि 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, और बताइए जो मिक्सचर है उसका रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें हमेशा इस केस में चेक करना होता है, जब भी हम पानी को बर्फ़ में मिक्स करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या पानी के पास इतनी हीट है कि वो पूरे के पूरे बर्फ़ को मेल्ट कर पाए। तो वो हम चेक कर सकते हैं डिस्टेंस। आइए देखते हैं कैसे। तो 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, हमारे पास 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस आइस को कम्प्लीटली मेल्ट करना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट चाहिए होगी, आइए देखते हैं। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हुआ 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, तो हमें इसे कुछ हीट देनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड हीट, उसको मैं Q1 बोल देता हूँ या Q रिक्वायर्ड बोल देता हूँ, एक ही बात है, Q रिक्वायर्ड है ना, जो कि होगा M इंटू एल फ्यूजन। M इंटू एल फ्यूजन मास 10 ग्राम है और एल फ्यूजन कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। यानी 800 कैलोरी हीट चाहिए होगी 10 ग्राम आइस एट 0 को 10 ग्राम वाटर एट 0 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास हीट अवेलेबल कितनी है। तो अवेलेबल हीट अगर हम देखें तो पानी हमारे पास कितना है, 100 ग्राम पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, 100 ग्राम पानी एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास है 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये पानी के अंदर कितनी हीट है। देखिए, पानी जब ठंडा होगा तो ये मिनिमम कहाँ तक इसका टेम्परेचर जा सकता है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री तक जा सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकता। पानी का टेम्परेचर नेगेटिव में तो नहीं जा सकता। तो इस दौरान ये जो हीट एमिट कर सकता है, ये मैक्सिमम कितना हीट रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। इसको मैं हीट अवेलेबल बोल रहा हूँ, ठीक है, हीट अवेलेबल। तो हीट अवेलेबल हमारा क्या है, MC डेल्टा T, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मास M स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा T जो है वो 50 माइनस 0 इस 50। यानी आप देखें तो हमारे पास अवेलेबल हीट कितना है, 5000 कैल। रिक्वायर्ड कितना है, सिर्फ 800 कैल, और अवेलेबल कितना है, 5000 कैल। यानी कि ये पानी के पास इनफ हीट है कि वो उस बर्फ़ को मेल्ट भी कर सकता है, और मेल्ट करने के बाद भी इतनी हीट रहेगी कि उसका टेम्परेचर भी वो बढ़ा सकता है। यानी कि इस केस में बर्फ़ कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, आइस विल मेल्ट कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब ये जो 5000 है, इस 5000 में से 800 चला जाएगा मेल्ट करने में, और बाकी का 4200 कैल जाएगा पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4200 कैल का इस्तेमाल होगा पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अभी पानी कितना है, पहले 100 ग्राम पानी था, अब आइस पूरा मेल्ट हो गया, तो 110 ग्राम पानी हो चुका है हमारे पास। तो 110 MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा T में मैं क्या रखूँगा, T मिक्स माइनस 0, ठीक है। और फिर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें डिस्टेंस, और यहाँ से T मिक्स आपको मिल जाएगा, वही जो हमें पिछले बार मिला था। ये बेसिकली 420/11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या सॉल्व किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वही मिला था हमें। यहाँ पे जब हमने ये डिफरेंस फाइंड आउट किया था तो 5000 माइनस 800, तो ये वही हुआ था, अल्टीमेटली 420/11 हुआ था हमारा, जो कि 38.2 हमें मिल गया था। तो यहीं पे आपको 38.2 यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो हीट है जो कि पानी का टेम्परेचर चेंज करने में यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको ये मेथड नहीं भी समझ में आ रहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ चेक करने के लिए।
आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली आइस मेल्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब वही आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने कल लिया था। वो था 300 ग्राम ऑफ पानी एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। तो यहाँ पे हमने टी मिक्स जो फार्मूला से कैलकुलेट किया था वो नेगेटिव में आया था, नेगेटिव में हमारी वैल्यू आई थी। और हमें पता है कि टी मिक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी पानी का टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि पानी का टेम्परेचर क्या होगा, अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आया था। इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ कितना है। 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो हमारे पास है 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कम्प्लीटली मेल्ट करना है अगर, यानी इसको 100 ग्राम वाटर अगर बनाना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हमें इसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, यानी क्यू रिक्वायर्ड कितना होगा। तो क्यू रिक्वायर्ड जो है वो m/L फ्यूजन होगा। मास 100 ग्राम में L फ्यूजन हमको पता है 80 होता है, तो ये 8000 कैल इतनी हीट चाहिए होगी, है ना, इसको कम्प्लीटली मेल्ट करने के लिए 100 ग्राम बर्फ़ को। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितना है वो देख लेते हैं। तो पानी हमारे पास है गर्मा गर्म 25 डिग्री पे हमारा पानी है 300 ग्राम, है ना। तो हमारे पास 300 ग्राम पानी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 300 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पानी मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, पानी मिनिमम जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 ग्राम पानी एट 0। तो इस दौरान वो कुछ हीट रिलीज़ करेगा, यही मैक्सिमम हीट है जो हम रिलीज़ करवा सकते हैं पानी से। इन दिस इज़ द क्यू अवेलेबल, जो जितना हम मैक्सिमम हीट सप्लाई कर सकते हैं वो इतना है ना। MC डेल्टा टी यूज़ करेंगे, मास 300 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी जो है वो 25 होगा, ठीक है। तो 25 3 7500 कैल। तो आप देखिए अवेलेबल इस केस में कम है और रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो पिछले बार का जस्ट ऑपोजिट हो गया यहाँ पे। पिछले बार अवेलेबल अच्छा खासा था, रिक्वायर्ड कम था, तो हमने पूरा बर्फ़ पिघला दिया था। और पूरा पिघलाने के बाद भी हमने मिक्सचर का टेम्परेचर जो 38.2 डिग्री तक हम लेके चले गए थे, ठीक है, जो बचा हुआ हीट था उससे। लेकिन अभी इस बार क्या हो रहा है कि अवेलेबल कम है और रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो कितने से कम पड़ जा रहे हैं हम, 500 कैलोरी का डिफरेंस है। आप देखिए इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 500 कैल, यानी कि पानी में इतना हीट नहीं है कि वो 100 ग्राम आइस को कम्प्लीटली मेल्ट कर पाए। तो इस केस में बर्फ़ कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो याद रखिए कि जब भी, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब भी क्यू अवेलेबल, जब भी कम हो क्यू रिक्वायर्ड से, तो उस केस में जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। यानी जो पानी है वो मिनिमम कहाँ तक चला जाएगा, 0 डिग्री तक। मतलब पानी अपनी पूरी जान लगा देगा, पानी जितना दे सकता है सब कुछ दे देगा बर्फ़ को पिघलाने के लिए। तो पानी सब कुछ दे देगा तो पानी फिर कहाँ तक पहुँच जाएगा, पानी 0 डिग्री पे पहुँच जाएगा, सब कुछ त्याग देगा वो। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो पानी जो है उसका फाइनल टेम्परेचर, यानी मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फिर भी कुछ ना कुछ बर्फ़ बाकी रह जाएगी, यानी फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि थोड़ी बहुत बर्फ़ अभी भी बाकी रह गई। पहले बर्फ़ ऐसी थी, अब वो पिघल के इतना बच गया है, ठीक है। और पानी का जो टेम्परेचर है वो जो पहले 25 डिग्री था वो अब हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 है और थोड़ा बहुत बर्फ़ अभी भी बचा हुआ है, आइस हमारा बचा हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इस तरह की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम जानना चाहें कि इस केस में कितना बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे इनिशियली कितना आइस था, 100 ग्राम आइस था, देखिए इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बर्फ़ मेल्ट हो पाया, पार्शियल मेल्टिंग तो हुई ना, क्योंकि ये 7500 कैल जब हम देंगे तो बर्फ़ का कुछ हिस्सा तो देखिए 8000 कैल में पूरा 100 ग्राम मेल्ट हो जाएगा बर्फ़, लेकिन हमने 7500 दिया है तो कुछ हिस्सा तो मेल्ट हुआ होगा ना। तो कितना हिस्सा मेल्ट हुआ होगा वो अगर हम पता लगाना चाहें तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना आइस मेल्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि कितना बर्फ़ यहाँ पे मेल्ट हुआ होगा, कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा, तो हम पता लगा सकते हैं। ये देखते हैं हम कितना सप्लाई कर रहे हैं हीट, 7500 कैल सप्लाई कर रहे हैं। रिक्वायर्ड था 8000, पर 8000 हमारे पास नहीं है, तो जितना है सब कुछ दे देंगे। तो 7500 कैल हम दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा।
तो हम सप्लाई कर रहे हैं 7500 कैल। तो मैं इधर लिखता हूँ 7500 कैल हमने सप्लाई किया, जिसके वजह से m डैश मास ऑफ आइस पिघल गया इनटू एल फ्यूजन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 7500 इंटू एम डैश इंटू एम एल फ्यूजन 80 होता है हमें पता है। तो m डैश हमारा क्या हो जाएगा 7500, क्योंकि 7500 मेल्ट करने में जा रहा है ना पूरा का पूरा, तो इसीलिए मेल्टिंग वाला फॉर्मूला लिया है मैंने। ठीक है, फ्यूजन वाला। तो ये 7500 अपॉन 80, ये 0 कट जाएगा, और 750 अपॉन 8 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 93.75 ग्राम, है ना। तो मैं वापस से लिख देता हूँ, देयरफॉर m डैश इज़ नथिंग बट 93.75 ग्राम, यानी दिस इज़ द मास ऑफ आइस मेल्टेड, मास ऑफ आइस मेल्टेड। इतना मास आइस का मेल्ट हो जाएगा। इनिशियली कितना था 100 ग्राम था, 100 में से इतना ग्राम मेल्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 में से इतना माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 100 में से 93.75 को आप माइनस कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगी ये आपका मास ऑफ आइस रिमेनिंग होगा। तो आप देखिए 7500 दे के आप ऑलमोस्ट पूरा आइस मेल्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बच जा रहा है बस। देखिए इतना आपने मेल्ट कर दिया, 93.75 ग्राम आपने मेल्ट कर दिया 100 में से, थोड़ा सा बस रह गया, है ना। तो ये चीज़ है। अगर आप पूरा 8000 दे देते तो क्या होता, अगर हम पूरा 8000 कैल दे देते, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हम पूरा 8000 कहीं से ला लेते तो कितना आइस मेल्ट कर पाते। देखिए क्या आ गया, 100 आ गया। यानी कि अगर हम 8000 कैल दे देते तो पूरा 100 ग्राम मेल्ट हो जाता, लेकिन हम कितना दे पा रहे हैं, हम 7500 दे पा रहे हैं, तो फिर हम कितना मेल्ट कर पा रहे हैं, 93.75 ग्राम ही मेल्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आइस रह जा रहा है बाकी, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी कितना होगा भाई, पानी का फाइनल मास क्या होगा, तो देखिए पानी का इनिशियल मास क्या था, इनिशियली पानी कितना था हमारे पास, इनिशियली पानी हमारे पास 300 ग्राम था, और बर्फ़ कितना था 100 ग्राम था। ठीक है, कितना बर्फ़ पिघल गया, तो भैया 93.75 ग्राम आइस जो है वो पिघल गया, मेल्ट हो गया। तो अब मिक्सचर का फाइनल मास क्या, यानी पानी का व्हाट इज़ द फाइनल मास ऑफ वाटर, तो वाटर जो इनिशियली कितना था 300 था, उसमें 93.75 ऐड कर देंगे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 300 प्लस 93.75 विच इज़ 393.75 ग्राम, ये फाइनल मास ऑफ वाटर है, फाइनल मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से पानी का मास बढ़ गया, क्योंकि बर्फ़ पिघल के पानी बन के आया तो पानी में एडअप हो गया। तो ये इनिशियली पानी इतना था, उसमें इतना बर्फ़ मेल्ट हो के आके ऐड हो गया, तो पानी का फाइनल मास इतना हो गया, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और बर्फ़ का मास घट गया, है ना, 100 माइनस 93.75 उतना मास बचेगा बर्फ़ का। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे एंगल्स मैंने जोड़े, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस जोड़े हैं इस क्वेश्चन को समझने के, है ना। तो आप कब पता लगा पाएंगे कि वो कम्प्लीटली मेल्ट होगा, कब पता लगाएंगे कि कब नहीं होगा, तो जब अवेलेबल जो है वो कम होगा रिक्वायर्ड से, तो फिर वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो पाएगा बर्फ़, और मिक्सचर का टेम्परेचर 0 तक मिनिमम चला जाएगा। और अगर Q अवेलेबल ज़्यादा है Q रिक्वायर्ड से, तो उस केस में वो पूरा मेल्ट भी कर देगा, और मेल्ट करने के बाद वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा भी सकता है मिक्सचर का। ठीक है, जो कि पहले क्वेश्चन में हुआ, जो आज के जो पहला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। कुछ और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। पहले अगर आप चाहें तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैंने बताई हैं इनको आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी आपने कॉपी किया था, आप ये कॉपी डाउन कर लें। ये वो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि अवेलेबल ज़्यादा था, रिक्वायर्ड कम था, पूरा बर्फ़ पिघल गया था, और प्लस मिक्सचर का टेम्परेचर जो है बढ़ के 38.2 डिग्री तक पहुँच गया था। तो ये आप कॉपी कर लें फिर, ठीक है। और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप स्टूडेंट्स ये कॉपी कर लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे अवेलेबल कम है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये कॉपी कर लेंगे आप, ठीक है। और फिर ये कॉपी कर लेंगे,
ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगला सवाल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये सब थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस में से हैं, है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आइए सवाल पढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B एंड C आर 12, 19 एंड 28 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी बेसिकली हमारे पास 3 लिक्विड हैं A, B और C। तो एक है लिक्विड A, दूसरा है लिक्विड B, तीसरा है लिक्विड C। लिक्विड A जो है वो कितने टेम्परेचर पे है, 12 डिग्री सेल्सियस पे है। लिक्विड B जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस पे है, और लिक्विड C जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे है। अब उसने कहा कि जब वो A और B को मिक्स करता है, तो A और B को मिक्स करने से जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड इज़ 16 डिग्री सेल्सियस। तो A और B को मिक्स करने पे जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। और आगे उसने कहा है कि व्हेन B एंड C आर मिक्स, तो मिक्सचर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। यानी जब B और C को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर हमें पता क्या लगाना है, पता ये लगाना है कि द टेम्परेचर व्हेन A एंड C आर मिक्सड इज़, जब A और C को मिक्स करते हैं तब टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। A और C को जब मिक्स करेंगे तो फिर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सभी के मासेस सेम है, मतलब जो A का मास है वही B का मास है, वही C का मास है। ठीक है, तो देखिए या तो हम टी मिक्स का फार्मूला लगा लें, या नहीं तो हम जनरल फार्मूला से भी काम चला सकते हैं। जब A और B को मिक्स कर रहे हैं, तो पहले हम A और B की बात करते हैं। तो जब हम A और B को मिक्स कर रहे हैं तो हम हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन लिख सकते हैं। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है, तो जब हम A और B को मिक्स कर रहे हैं तो हीट लूज़ कौन कर रहा है, गर्म वाला लिक्विड। गर्म लिक्विड कौन है, B। तो B हीट लूज़ करेगा mc डेल्टा T, यानी m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ B इंटू डेल्टा T ऑफ B। तो B पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे हम, 19 माइनस 16। तो हम करेंगे 19 माइनस 16, ये हो गया mc डेल्टा T। और हीट गेन, A जो है वो हीट गेन करेगा, तो m इंटू CA, और A का डेल्टा T पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो डेल्टा T क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, तो 16 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, मासेस क्योंकि सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से डिस्टेंस इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा CA अपॉन CB का रेशियो, CA अपॉन CB, जो कि क्या हो जाएगा डिस्टेंस 3/4। CA अपॉन CB इज़ 3/4। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA अपॉन CB हमारा आ जाएगा 3/4। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये तो हमने A और B के लिए लिखा, अब सिमिलरली हम B और C के लिए लिखते हैं। तो B और C के लिए जब हम लिखेंगे तो फिर से हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन करेंगे। हीट लूज़ कौन करेगा, C हीट लूज़ करेगा क्योंकि वो गर्म है ना, और B हीट को गेन करेगा। तो mc डेल्टा T और mc डेल्टा T हम लिखेंगे, तो पहले C के लिए लिख रहे हैं, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ C इंटू डेल्टा T फॉर C। C का डेल्टा T कितना होगा, C इतना था और इतना हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा 28 माइनस 23। ठीक है, 28 माइनस 23, 28 माइनस 23, ये C के लिए हो गया। और B के लिए क्या होगा, मास तो वही रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ B, और B का डेल्टा T क्या होगा, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा 23 माइनस 19, 23 माइनस 19। ठीक है, मास से में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा CB अपॉन CC या CC अपॉन CB। तो CB अपॉन CC अगर मैं करूं तो CB अपॉन CC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 5, है ना, अपॉन दिस 23 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, सो CB अपॉन CC इज़ 5/4। और ऑलरेडी हम एक और रेशियो निकाल चुके हैं यहाँ पे, CA अपॉन CB इज़ 3/4। हमको पता है कि CA अपॉन CB इज़ इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, अगर हम कर दें 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए CB CB कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ,
CB अपॉन CC इंटू CA अपॉन CB इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3/4। तो ये देखिए CB और CB कैंसिल आउट हो जाएगा और CA अपॉन CC बचेगा। CA अपॉन CC विल बी 5 3 15/16। तो CA अपॉन 6CC इस 15/16। तो मैं लिख सकता हूँ कि CA अपॉन CC इज़ 15/16। ये सब हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब हम A और C को मिक्स करेंगे। तो जब हम A और C को मिक्स करेंगे तो फिर से MC डेल्टा T लिखना पड़ेगा हमको। अब जब हम A और C को मिक्स कर रहे हैं तो जो भी मिक्सचर तैयार होगा उसका टेम्परेचर A से बड़ा होगा और C से छोटा होगा, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू मैं लिख सकता हूँ T मिक्स माइनस A का टेम्परेचर इनिशियली कितना था, 12 था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है, इज इक्वल टू C के लिए लिखेंगे M इंटू CC, ठीक है। और C का टेम्परेचर जो है वो इनिशियली बड़ा था यानी कि 28, ठीक है। और मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो C से छोटा होगा, A से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये बड़ा होगा और यहाँ पे ये छोटा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, इस तरह से हमने लिख दिया। मास से में कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर देखिए CA अपॉन CC आ गया। तो इसी के लिए हमने ये इक्वेशन नंबर 3 निकाल के रखा था पहले से। अब CA अपॉन CC यहाँ पे आ रहा है, तो CA अपॉन CC क्या हो जाएगा, 28 माइनस T मिक्स अपॉन T मिक्स माइनस 12, ये आ गया। CA अपॉन CC की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, वो है 15/16। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो मतलब अब इसके जगह पर मैं ऐसा लिख देता हूँ 15/16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू T मिक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 16 इंटू, नीचे लिख देता हूँ 16 इंटू 28 माइनस T मिक्स, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू T मिक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू, थोड़ा लेंदी है डिस्टेंस ये क्वेश्चन, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 15 इंटू 12, तो माइनस 15 इंटू 12 इज इक्वल टू RHS में क्या होगा, ये 16 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 28, 16 इंटू 28 माइनस 16 इंटू T मिक्स, देख लीजिए आप, 16 इंटू T मिक्स, ठीक है। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको इधर ले आते हैं, तो ये आप इधर ले आइए, तो 16 प्लस 15 31 टाइम्स T मिक्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसको इधर लाए तो ये इसमें एडअप हो गया, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो ये 16 इंटू 28 प्लस 15 इंटू 12, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस 31 को हम उधर भेज सकते हैं और T मिक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करके फिर मैं आपको बताता हूँ इसका वैल्यू क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, ये 31 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये सॉल्व करके अल्टीमेटली इतना होगा, जो कि 20.25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा T मिक्स। T मिक्स यानी ये कौन सा मिक्स है, ये A और C को मिक्स करने से आया, ठीक है। तो आप देखिए 20.2 यानी कि ये देखिए C ऑप्शन हमारा सही जवाब है। देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो A B को पहले लिया, फिर B C को लिया और फिर A B से ये मिला, ये वाला रेशियो, B और C से हमें ये वाला रेशियो मिला और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें A और C का रेशियो मिल गया, यानी कि हमें ये रेशियो मिल गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि हमने तीसरे वाले इक्वेशन में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहें तो पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, एक बार ये कॉपी हो जाए तो पॉज करके ये कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। फिर हम कुछ और सवाल देखते हैं। बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ और वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ये कैलोरीमीटर है। आइए देखते हैं कैलोरीमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो बाहर में एक वुडन बॉक्स होता है, ये आपको दिख रहा है, बाहर में वुडन बॉक्स होता है, ठीक है। और
यहाँ अंदर में एक कॉपर का वेसल होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ कॉपर वेसल लिखा हुआ है। तो ये जो आपको अंदर वाला वेसल दिख रहा है ये कॉपर का वेसल है, ठीक है। और वुडन बॉक्स और कॉपर वेसल के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं, यानी आप कॉटन डाल दीजिए या यहाँ पे ग्लास वूल है ना, या फेल्ट, ये चीज़ें आप गूगल कर लीजिए, आपको इनका डायग्राम फ़ोटो मिल जाएगा। समझिए रुई जैसा होता है, रुई समझते हैं आप, कपास कॉटन जैसा उस टाइप का ना, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि हीट को अंदर से बाहर जाने नहीं देता, रोकता है, हीट को बाहर जाने से रोकता है ये इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे थर्मस फ्लास्क वगैरह में होता है, आपको पता है, पानी गर्म रखने के लिए, चाय वाय दूध वगैरह बच्चों के लिए थर्मस हम यूज़ करते हैं ना, उसी टाइप का समझिए यहाँ पे लेयर लगा दिया जाता है। अंदर में कॉपर का वेसल है, ये कॉपर का बना हुआ वेसल है और उसके अंदर हमने डाला है पानी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है वाटर, यानी ये अंदर में आपको जो दिख रहा है ये पानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया गया, वुडन लिड है ना, लेड लिखा उसने, लिड है ये, LID लिड है ना, वुडन का ढक्कन है वहाँ पे। और उस ढक्कन में बारीक सा छेद किया गया और छेद करके उसमें एक थर्मोमीटर डाल दिया गया अंदर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। और ये एक स्टरर है, स्टरर मतलब चम्मच के जैसा होता है, ये वायर का बना होता है। और ये क्या करता है कि इसको आप गोल गोल घुमाएंगे तो ये अंदर के कंटेंट को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के उसको मिक्स करने के काम में आता है, ठीक है। मिक्स करने से क्या होता है कि टेम्परेचर थ्रू आउट जो है वो सेम हो जाता है। वरना क्या होता है, गर्म पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठंडा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर टेम्परेचर अलग नीचे टेम्परेचर अलग ऐसा हो जाता है। हम चाहते हैं कि थ्रू आउट टेम्परेचर सेम रहे, उसके लिए ये स्टरर का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से इसको हम गोल गोल घुमाते हैं, इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि वो अंदर पानी को चलाता है, गोल घुमाता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट ये पानी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाता है पानी का। तो ये चीज़ है। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कैलोरीमीटर की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलोरीमीटर। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं, मैथमेटिकली इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक सब्सटेंस लिया है, एक बॉडी लिया है। ये बॉडी लिया है, गर्मा गर्म बॉडी है, गर्मा गर्म बॉडी है, जिसका टेम्परेचर मैंने लिया है TB मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर TB है, ठीक है। ये हमारा कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी है, इस पानी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, TI। पानी का इनिशियल टेम्परेचर TI है। और ये जो कॉपर का वेसल है, ये अंदर में जो कॉपर का वेसल है, इस कॉपर के वेसल का भी टेम्परेचर वही होगा जो पानी का टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि दोनों कांटेक्ट में, दोनों आपस में कांटेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द कॉपर वेसल बोलिए या कैलोरीमीटर बोलिए, है ना, इज़ इक्वल टू TI, जो कि पानी का टेम्परेचर है, बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। फिर हम क्या करते हैं कि ये गर्मा गर्म बॉडी को उठा के हम इस पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो गर्मा गर्म बॉडी जो है वो पानी के अंदर चली जाएगी और वो हीट लूज़ करेगी। तो यहाँ पे हम अपना प्रिंसिपल लगा सकते हैं, और जो हमारा प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट इज़ इक्वल टू हीट गेंड। हीट लूज़ कौन करेगा? ये जो गर्मा गर्म बॉडी हमने ली है ये हीट लूज़ करेगी, ठीक है। तो हीट इज़ लॉस्ट बाय दी बॉडी, है ना। और हीट गेन कौन करेगा? अंदर जो ठंडा ठंडा पानी है वो हीट गेन करेगा, यानी वाटर प्लस। और हीट गेन कौन करेगा? ठंडा ठंडा पानी तो है ही, ठंडा ठंडा पानी के साथ ठंडा ठंडा ये कॉपर का वेसल भी तो है, ठंडा ठंडा ये कॉपर का वेसल भी तो है। जब बॉडी अंदर आएगी, जैसे जब बॉडी अंदर आ जाएगी तो ये पानी भी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो वेसल है वो भी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों मिल के एब्जॉर्ब करेंगे, मिल बांट के, है ना। तो वाटर प्लस वेसल, इसको वेसल बोलिए या कैलोरीमीटर बोलिए, मतलब वो जो कॉपर का वेसल है उसी को कैलोरीमीटर भी हम बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये दोनों मिल के जो है ये हीट को गेन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन में कैसे लिख पाऊंगा आइए देखते हैं। तो पहले तो मैं हीट लॉस बाय द बॉडी लिखूंगा, बॉडी जो हीट लूज़ कर रही है। देखिए मान लीजिए कि जब गर्मा गर्म बॉडी को यहाँ अंदर डाला पानी में, तो बॉडी ठंडी होना शुरू होगी और पानी गर्म होना शुरू होगा।
अल्टीमेटली जो फाइनल टेम्परेचर वो मिक्सचर का होगा वो मान लीजिए TF बोल रहे हैं, मिक्सचर के फाइनल टेम्परेचर को क्या बोल रहे हैं, TF। तो यही टेम्परेचर पानी का भी हो जाएगा, यही टेम्परेचर इस बॉडी का भी हो जाएगा, और यही टेम्परेचर इस कॉपर के वेसल यानी कैलोरीमीटर का भी हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे, सच दैट हीट का आदान प्रदान एक्सचेंज बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं हीट लॉस्ट बाय द बॉडी को क्या लिख सकता हूँ, mc डेल्टा टी लिख सकता हूँ मैं। तो बॉडी का मास जो है वो मान लीजिए mb है, मास ऑफ बॉडी, और बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट है उसको cb बोल दीजिए। तो बॉडी तो इनिशियली गर्म थी, तो ये टेम्परेचर बड़ा है ना, ये टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और ये टेम्परेचर जो है हमारा कम है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, mc डेल्टा टी, मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, इनटू डेल्टा टी फॉर बॉडी, जो कि होगा बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब हीट गेन किसने किया, वाटर ने हीट गेन किया है, तो वाटर के लिए मैं लिख रहा हूँ जो भी मास ऑफ वाटर इनिशियली था कैलोरीमीटर के अंदर, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो वाटर जो है वो इनिशियली ठंडा था, बाद में गर्म हो गया, तो TF माइनस TI लिखूँगा मैं, TF माइनस TI। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है वाटर का, और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कम है, पहले पानी ठंडा था बाद में गर्म हो गया बॉडी की वजह से। प्लस अब हम बात करेंगे ये वेसल की, जो कॉपर का वेसल है जिसको हम कैलोरीमीटर भी बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो वेसल भी हीट गेन करेगा, वेसल के लिए हम क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ दी कॉपर वेसल यानी कैलोरीमीटर, है ना। देखिए वो जो कॉपर का जो प्याला है, जो कटोरा है कॉपर का, वो डिटैच करके हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो एक मिनट, ये जो डिस्टेंस आपको कॉपर का जो कटोरा दिख रहा है ना, ये ग्लास जैसा है ना, इसको आप खींच के बाहर भी निकाल सकते हैं, और आप उसको मेजर कर सकते हैं कि उसका मास कितना है, उसका वेट मास वगैरह आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है मास ऑफ द कॉपर वेसल। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर बोलिए या कॉपर वेसल बोलिए, है ना, इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट वेसल। तो वेसल का टेम्परेचर जो है फाइनल वही जो पानी का है, और इनिशियल भी वही जो पानी का है। ठीक है, वेसल का भी वही चेंज इन टेम्परेचर है जो पानी का चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, ये तो इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। अब होता ये है कि बॉडी का मास हमें पता होता है, जिस बॉडी को हम अंदर डुबा रहे हैं, उस बॉडी का मास हमें पता होता है पहले से। ठीक है, बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमें पता होता है, बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी हमको थर्मोमीटर के थ्रू पता रहता है। वाटर का कितना मास हमने डाला हुआ है कैलोरीमीटर के अंदर हमें पता होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें पता है, वाटर का फाइनल टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से हमें मालूम है, और वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो भी थर्मोमीटर की मदद से हमको मालूम है। जो कॉपर का वेसल है उसका कितना मास है वो भी हमें पता है, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है वो भी हमें पता है, और फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से हमको पता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। तो कौन सी चीज़ नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी गर्मा गर्म जिसको हम अंदर डाल रहे हैं कैलोरीमीटर के, उसका स्पेसिफिक हीट हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलोरीमीटर काम करता है। उम्मीद है कि आपको कैलोरीमीटर का वर्किंग समझ में आ गया होगा। ना सिर्फ हम गर्मा गर्म बॉडी को डाल के उसका स्पेसिफिक हीट पता लगा सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे स्टीम भी पास कर सकते हैं। गर्मा गर्म स्टीम आप अंदर भेज दीजिए और उसके थ्रू भी आप स्टीम को कंडेंस कीजिए, और स्टीम का हम स्पेसिफिक हीट भी कैलोरीमीटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और कभी कभी क्या होता है कि ये तो पानी का तो स्पेसिफिक हीट हमें पता होता है, और कभी कभी जो है वो कॉपर का स्पेसिफिक हीट या कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट वो हमको डायरेक्टली नहीं देते हैं, और बल्कि वो हमको क्या करते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट दे देते हैं। तो अगर वो हमें वाटर इक्विवेलेंट दे देंगे तो फिर हम मास ऑफ कैलोरीमीटर को मास ऑफ वाटर से यानी वाटर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम मैं आपकी सेवा में लेके आऊँगा अपने अगले लेक्चर में।
एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, जनरली आते नहीं है वैसे प्रॉब्लम्स, जेईई एडवांस वगैरह में आते हैं। नीट में तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आध डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो कि इस तरह के कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा और उसमें थोड़ा बहुत वाटर इक्विवेलेंट का भी खेल होगा। तो ऐसा एक आध प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दूंगा अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब हमारा जो कैलोरीमेट्री है वो एंड पे आ गया है। बस 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं। एक है जूल्स लॉ है और हीटिंग कर्व है ना, ये 2 चीज़ें हैं, जूल्स लॉ और हीटिंग कर्व। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैलोरीमेट्री फिनिश हो जाए। तो अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कैलोरीमेट्री फिनिश हो गया तो उसके बाद हम हीट सेक्शन में ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हम हीट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो उसमें से कोई एक स्टार्ट करूँगा मैं, अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बस करते हैं। आपने अगर ये कॉपी नहीं किया है तो पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और एक बार आपने ये कॉपी कर लिया है तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार आपने ये कॉपी कर लिया है तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना बस करते हैं।